of all, I'm going to discuss what is meant by writing skills. Basics of writing. Decide on your topic. First of all, you have to decide on your topic. What is your topic? And then prepare on an online or diagram of your ideas. If you are going to write something, you must prepare a diagram or outline. You have to prepare an outline about your writing. So if you want to write something, first of all write your topic. तो कोई भी चीज़ आप जब लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, और आपके टॉपिक में मैंने बताया कि आपकी टॉपिक जो आपकी राइटिंग का है वो आपका हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, आपका लेटर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आपका पैराग्राफ हो सकता है, वो आपका टॉपिक, आपकी स्टोरी हो सकता है, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डिसाइड योर टॉपिक कि व्हाट इज़ योर टॉपिक. इसकी एग्जांपल मैं यूँ भी दूंगा आपको कि आपका टॉपिक जो है वो कोरोना वायरस हो सकता है. अभी आपने रिसेंटली ईद इंजॉय की है माशाल्लाह, मीठी मीठी, तो वो आपका टॉपिक हो सकता है. ईद सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई भी टॉपिक. मेक योर, जब आपने कुछ लिखना है, जब आप चाहते हैं कि आप कुछ लिखें, तो आप सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर करते हैं. एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू पीपल द एबिलिटी टू प्रोड्यूस योर आइडियाज़, थॉट, your images, your pictures that you have in your mind. When you produce all these things on a paper, आप जब किसी इन चीज़ों को, अपने वर्ड्स को, अपनी पिक्चर्स को, अपनी डायग्राम पेपर की सूरत में आप ड्रा करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड योर राइटिंग स्किल. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस योर आइडियाज, थाट्स, इमेजेस ऑन द पेपर, दिस इज़ कॉल्ड योर राइटिंग स्किल. ओके. बेसिक्स ऑफ राइटिंग की अगर बात करें तो द बेसिक्स ऑफ राइटिंग में आता है कि डिसाइड ऑन टॉपिक. मीन जब आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया अबाउट योर टॉपिक कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं. नंबर 2, प्रिपेयर एन आउटलाइन. आपने अपनी एक आउटलाइन तैयार करनी है कि आप क्या क्या उसमें लिखेंगे. मेन इंट्रोडक्शन पहले बताएंगे, टॉपिक का नाम डिसाइड करने के बाद आप इंट्रोडक्शन बताएंगे. फर्स्ट पैरा में आप उसके बारे में बताएंगे, सेकंड में आप जो है उसकी जो है मज़ीद एलाबोरेशन करेंगे, थर्ड में आप जो है उसका अफादियत या इंपॉर्टेंस बयान करेंगे, एंड लास्ट पे आप उसकी कंक्लूजन निकाल देंगे. तो दिस इज़ कॉल्ड के प्रिपेयर एन आउटलाइन और डायग्राम ऑफ योर आइडियाज़. आप अपने आइडियाज़ या अपने जो राइटिंग्स की एक डायग्राम है उसको बना लें, या अपनी एक स्केच बना लें जो कुछ आप लिखने जा रहे हैं. जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन सेकंड पैराग्राफ, देन थर्ड पैराग्राफ, एंड लास्ट पे आप उसका कंक्लूजन निकाल देते हैं. तो दिस इज़ योर आइडियाज़ आर आउटलाइन आर डायग्राम. राइट योर थीसिस स्टेटमेंट. मीन द ओपनिंग लाइन ऑफ एनी टॉपिक. जो आपका टॉपिक है उसकी जो ओपनिंग लाइन होती है, दैट इज़ योर कॉल्ड योर थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें आप अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. इफ़ योर टॉपिक वाज ईद सेलिब्रेशन, तो योर ओपनिंग लाइन ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट. वो आपकी क्या कहलाएगी? That tells the thesis statement is that statement which tells about what are you going to write about, कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं. एंड ऑल द आइडियाज़ व्हेन द रीडर, जब कोई शख्स आपकी लिखी हुई चीज़ को सुनेगा तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है. सो राइट योर थीसिस स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक एंड देन राइट योर थीसिस स्टेटमेंट व्हेन यू स्टार्ट योर राइटिंग. राइट द बॉडी. बॉडी में आपका आ जाता है कि जब आप फर्स्ट ओपनिंग लाइन सेंटेंस लिखते हैं जिसमें आपका टॉपिक के बारे में होता है, मतलब वो ईद सेलिब्रेशन हो सकता है, वो एसे के बारे में, वो कोई लेटर हो सकता है, वो कोई स्टोरी हो सकती है, वो कोई पोइट्री की लाइन हो सकती है जिसके बारे में आप लिखते हैं. आप लव के ऊपर लिख सकते हैं, आप हेट के ऊपर लिख सकते हैं. आप जेलसी, तो आप लिखते हैं जेलसी इज़ अ वेरी बैड बिहेवियर दैट इज़ फाउंड इन आवर सोसाइटी. तो इसका मतलब आपकी थीसिस स्टेटमेंट जेलसी है. तो इसी तरह इसके बाद आपने अपनी बॉडी लिखनी होती है. तो बॉडी में मैंने बताया कि आप उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं जब भी आप कुछ लिखना चाहते हैं. जैसे एप्लीकेशन है, लेटर है, स्टोरी है, एसे है, या कोई भी पैराग्राफ है, तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी होता है, सेकंड उसमें आप अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, और थर्ड में आप उसकी अफादियत बयान करते हैं, और लास्ट पे कंक्लूजन करते हैं उस सारे एसे, लेटर, स्टोरी का.
तो राइट द बॉडी मीन वो बॉडी लिखते हैं. नाउ द डेफिनेशन ऑफ राइटिंग, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ राइटिंग इज़ हेयर. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज. राइटिंग का जो प्रोसेस है इसकी वजाहत इस तरह से की जा सकती है. एज द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स. लेटर क्या होते हैं? वर्ड्स. ABCDEFG ये सारे लेटर्स कहलाते हैं. एज द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स. सिम्बल्स. लेटर क्या अरेंजमेंट हो सकती है? सिंबल की अरेंजमेंट हो सकती है, या सीक्वेंस टू एक्सप्रेस डिफाइंड एंड एक्सप्रेस्ड मीनिंग, या आप एक तरतीब के साथ अपने आइडियाज़, थाट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ सम साइंस. आप जब अपने किसी आइडिया को, अपनी थाट को, अपनी किसी इमेज को अल्फाज की सूरत में पेपर पर लिखते हैं तो दिस इज़ योर राइटिंग स्किल. तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि इसकी वजाहत यूँ की जाती है कि राइटिंग स्किल क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी ABC लेटर्स की एक अरेंजमेंट होती है, सिंबल्स की अरेंजमेंट होती है जिनको हम तरतीब के साथ टू एक्सप्रेस डिफाइंड एंड एक्सप्रेस्ड मीनिंग, जिससे हम अपने मायनी जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना मतलब जो है वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स ऑन अ पेपर. दैट इज़ कॉल्ड योर राइटिंग स्किल. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मलिज्म मीन द फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग जनरेटिंग आइडिया. आप सबसे पहले कि फॉर्म जो है, एक होता है इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक होता है फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग ये होता है कि आप जो दिल आता है वो लिखते जाते हैं. आपका दिल करता है तो एंड से लिख देते हैं, आपका दिल करता है तो मिडिल से लिख देते हैं, आपका दिल करता है तो आप शुरू वाला हिस्सा जो शुरू में लगाना था वो एंड पे लिख देते हैं. तो दिस इज़ इनफॉर्मल एंड फ्री स्टाइल. अगर फॉर्मल की बात करूं तो यू हैव प्रॉपर स्टाइल ऑफ राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टॉपिक, देन यू विल राइट इंट्रोडक्शन, देन यू विल राइट फर्स्ट पैराग्राफ, देन यू विल राइट सेकेंड, देन यू विल राइट थर्ड पैराग्राफ, एंड लास्ट वन you will conclude your writing about any topic. तो formalism mean the styles of writing. If you are writing in a informal style, oh Gullu, I am missing you, oh Shazia, hi Shazia, I am very feeling boring and missing you because you are coming in my mind like sweet dish of Eid. तो आप इस तरह, ये इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है. तो आपने अपनी राइटिंग के अंदर ये देखना होता है कि आपने कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है. एंड व्हेन यू आर राइटिंग इन आप घर में किसी अपने दोस्त को तो इनफॉर्मल स्टाइल में लिख सकते हैं जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा इंटीमेशन हो. लेकिन इन ऑफिशियल स्टाइल व्हेन यू राइट टू सम हायर पोस्ट और सम टाइप ऑफ ऑफिशियल वर्क, यू ऑलवेज यूज़ द proper formal style of your writing. Okay, you have to write the proper formal style. When you are conversating, जैसे आप क्लास में बैठे तो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, वो बात सुनी यार, हमें वो कल सर ने पढ़ाया था. तो दिस इज इनफॉर्मल स्टाइल, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे. द फॉर्मल स्टाइल वुड बी दिस: excuse me Hira, would you like to tell me the yesterday instruction passed by our teacher? She would politely say, oh, why not, sure, I will tell you later after this lecture. She will politely respond you. This is formal style. अगर आप कहते हैं, ओ फायका बात सुनो, कल वाला वो काम बताना ज़रा, तो दिस इज़ इनफॉर्मल स्टाइल. और पिंकी बात सुनी यार, वो कल सर ने क्या पढ़ाया था हमें, तो दिस इज़ इनफॉर्मल स्टाइल. इसी को कहें, ओ पिंकी टेल मी what was taught yesterday. So this is informal style. And the formal style would be, excuse me Pinky, would you like to tell me the yesterday task that assigned the teacher? Oh, why not, I'm ready to tell you dear, but later on I will explain all this. So this is the formal style. This is the difference between formal and informal style of writing. When you are writing something, you always have to adopt formal style of your writing. Generating ideas. When you are going to write about any topic, I have just told you people that when you want to write something,
जनरेट योर आइडियाज़, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, व्हाट विल यू राइट इन योर राइटिंग, आप उसमें क्या लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़. सो जनरेटिंग आइडियाज़ प्लस ऑर्गेनाइजिंग आइडिया. मैपिंग द आर्गूमेंट, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, मैप इट, मेक अ प्लान ऑफ दैट. आप उसका एक नक्शा बनाएं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगी, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगी, उसके मिडल में क्या लिखेंगी, उसके एंड पे क्या लिखेंगे. दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग. व्हेन यू हैव जनरेटेड योर आइडियाज़ कि आप क्या लिखने जा रही हैं. वैसे मैं आपको कहता हूँ कि ईद सेलिब्रेशन, तो एकदम से आप सारे लोग जब ये सुनेंगे तो आप कहेंगे कि जी सर ने ईद सेलिब्रेशन पे तो हमने क्या क्या किया, तो आप सोचेंगे. तो दैट इज़ योर जनरेटिंग आइडिया. अब जब आप उसको जनरेट कर लेंगे, सोच लेंगे कि ये हमने ईद पे सेलिब्रेशंस की, अब आप उसकी मैपिंग करेंगे. तो मैपिंग मीन फर्स्ट क्या किया था, सेकंड क्या किया था, खाना कैसे था, ड्रेसिंग कैसे की थी, किन किन को मिले, तो ऑल दैट वो आपका क्या होगा, मैपिंग में आएगा. उसकी अरेंजमेंट कि किस तरह से आपने तरतीब के साथ अपनी वो सारे जो ईद की सेलिब्रेशंस थी उनको प्रॉपर तरीके से अपने वर्ड्स की सूरत में पेपर पर लिखना है. सस्पेंड जजमेंट, आप कोई चीज़ के बारे में ये आपके जहन में ख्याल आता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, डोंट जज दैट इट इज़ रॉन्ग और राइट, राइट इट. एंड आफ्टर राइटिंग, फर्स्ट राइटिंग यू मस्ट हैव टू प्रूफ रीडिंग, आप उसकी प्रूफ रीडिंग करें, उसकी एडिटिंग करें. एडिटिंग करने के बाद देन यू फील दैट देयर आर एक्स्ट्रा वर्ड दैट आर देयर, सम आर इनअप्रोप्रिएट वर्ड दैट आर नॉट नीडेड फॉर दिस. So you can delete, you can add, you can edit your writing. So don't judge when you are going to write. Composing a draft, when you write something, compose in the form of a draft, and it would be first draft when you have write something. तो ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट होगा. देन यू विल राइट इट, एडिट इट. जब आप उसको दोबारा से एडिट करते हैं, और आज समझते हैं कि कुछ सेंटेंसेस जो थे वो शुरू में आने थे, कुछ सेंटेंसेस लास्ट पे आने थे, और जो मिडल वाले हैं वो फर्स्ट पे आने थे. तो यू अरेंज इट, यू अरेंज, एडिट एंड मेक सम नेसेसरी चेंजेस. तो दैट इज़ कॉल्ड योर सेकेंड ड्राफ्ट. एंड द थर्ड ड्राफ्ट इज़ दैट व्हेन यू हैव done your proofreading, if there is grammatical error you will remove that. If there is a punctuation error, there was need of some type of a punctuation, so you didn't use it, so you will use their punctuation. And in after this completing this task, that would be the final draft. तो वो आपका क्या होगा, final draft होगा. तो composing a draft mean it takes 3 steps. first draft जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ ड्राफ्ट अपने आइडियाज़ में कंपोज करते हैं. देन यू अरेंज, देन यू एडिट कि उसमें क्या चीज़ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, कुछ और आइडियाज़ थोड़ी देर के बाद आपके जहन में आ गया कि ये चीज़ भी शामिल करनी थी, तो आप एडिटिंग करती हैं. एडिटिंग के बाद आप फिर उसके अंदर जो है कुछ कम करते हैं सेंटेंसेस, कुछ ज़्यादा लिख देते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं. तो ऑल दिस. एंड द लास्ट वन इज़ प्रूफ रीडिंग. इफ़ देर इज़ एनी ग्रामेटिकल, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सम टाइप ऑफ अ पंक्चुएशन एरर, यू रिमूव इट. आफ्टर रिमूविंग दिस योर फाइनल ड्राफ्ट वुड बी देयर. तो आपका जो फाइनल ड्राफ्ट होता है वो तैयार हो जाता है. तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिंग अ ड्राफ्ट. प्रॉब्लमेटाइज. अच्छा, प्रॉब्लमेटाइज क्या होता है कि व्हेन यू राइट समथिंग यू फेस सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉपर डेफिनेशंस, प्रॉपर रेफरेंसेस, हाउ टू राइट योर रेफरेंसेस, हाउ टू राइट योर प्रॉपर स्टाइल ऑफ डेट, कि आपने अगर किसी का नाम बीच में मेंशन करना है तो वो किस तरह से करना था. तो ऑल दिस इज़ योर एरिया ऑफ प्रॉब्लमेटाइज, मीन प्रॉब्लमेटिक एरिया. व्हेन यू राइट समथिंग you feel difficulty how to write correctly the dates, the names of other people when there are 2 or 3 names, how you will write, quote the reference. So all this is could be your problem. If you are using not proper sentence structure, this could be the problem. If you are not using proper vocabulary, this could be your problem. So any type of problem that you face during your writing, so this could be the problematic. उसको आपने रिमूव करना. कंटेक्चुअलाइज. व्हेन यू राइट समथिंग, राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. इफ़ आई से विद माई स्टूडेंट्स, आई लव यू डियर स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स एज अ टीचर आई हैव
feeling, and similar words if are said by your cousin, your मामू का बेटा या आपकी खाला का बेटा आपसे कहता है कि सना आई लाइक यू, तो आप शर्माएंगी और इतराएंगी, तो ये कॉन्टेक्स्ट और है। और इसी तरह वही वर्ड आपके अंकल आपसे बोलते हैं आई लव यू डियर रिमशा, तो दैट ही इज़ शोइंग हिज सिंपैथी एज अ सेकंड टाइप ऑफ फादरली, वो आपको जो है वो फादरली जो है आपको वो अपनी अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। तो यूज़ ऑलवेज द वर्ड दैट आर यू राइटिंग इन योर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, कि आप वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राइटिंग में। इसकी मिसाल यूँ भी देता हूँ कि मैं आपके सामने अगर ये कहता हूँ कि रिमशा तुझ में रब दिखता है, तो बाकी सारे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनमें रब नहीं नज़र आया, तो रिमशा में मुझे रब क्यों नज़र आ गया? तो अब मुझे बताना होगा कि मुझे सब में रब क्यों नज़र आया, क्योंकि सब में ही अल्लाह की रूह मौजूद है, और वो रूह जो अल्लाह ने एक दफ़ा बताई हौली नूर से वो आपके अंदर मौजूद है। तो वो रूह सारे इंसानों में अल्लाह के नूर से बनी हुई है, इसलिए अल्लाह की ज़ात का हिस्सा वो सोल की शक्ल में हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो आई कैन जस्टिफाई दिस कि मैं ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ कि तुझ में रब दिखता है या रिमशा तुझ में रब दिखता है, मीन अल्लाह की ज़ात का हिस्सा सोल की शक्ल में मौजूद है। तो दिस इज़ आवर बिलीफ सिस्टम, वी आर द मुस्लिम कम्युनिटी, दिस इज़ आवर बिलीफ सिस्टम कि सोल इज़ मेड फ्राम द हॉली नूर ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ सोल। सो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग द वर्ड्स, आप किस सेंस में कोई बात कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट को आप ज़रूर जो है वो अपनी राइटिंग में यूज़ करें कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग। इफ़ आई से शीज़ा जो है ये बहुत ही चालाक है, मीन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि शी इज़ कनिंग, शी इज़ क्लेवर, शी इज़ शार्प गर्ल, शी कैन अंडरस्टैंड द आइडियाज़ इमीडिएटली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइक अ फॉक्स, इसको कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये फॉक्स है। वी आर जस्ट सेइंग दैट शीज़ा इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल। इसी तरह आपके पास एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्मार्ट, कहते हैं आप बड़े माशाल्लाह स्मार्ट हो गए हैं, तो स्मार्ट इज़ यूज फॉर अनदर पर्पज दैट इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। यू आर ओ स्मार्ट बॉय, ओ माई स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल मीन इंटेलिजेंट गर्ल। इफ़ आई से शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल मीन शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल। इफ़ आई से रिमशा इज़ स्मार्ट गर्ल it doesn't mean she was healthy, now she is smart like me, no, she's तो always use the contextualized meaning कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ करें। इफ़ आई से यू आर अ स्मार्ट गर्ल, आप कहेंगे सर मेरा वज़न तो 4 मन है और माशाल्लाह मैं इस वक्त 4 मन से भी ऊपर जा रही हूँ, तो आप मुझे कैसे स्मार्ट, मैं कैसे स्मार्ट होगी? तो इट मीन्स आई एम यूजिंग द वर्ड स्मार्ट फॉर वाइज पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, राइट। स्मार्ट, मुझे आजकल एक ऐड भी आती है टीवी पे, आपने सुनी होगी, क्या मुझे यहाँ पे स्मार्ट मैनेजर मिलेंगे? तो वह कहती है सर डोंट जज बाई द अपीयरेंस, वी आर हेयर, वो आगे आ जाती हैं ख़तून। तो स्मार्ट मैनेजर मीन इंटेलिजेंट, वाइज। So always use words according to context. Not smart mean healthy, not smart mean कि आप पतले हैं या मोटे हैं, mean you are a wise, intelligent. Okay. Next, revision. When you have completed your task of writing, you must revise it. You must have a revision. तो आपने उसकी रिवीजन करनी है, उसको रिवाइज करना है कि whether you have correctly wrote it or not. So always use your revision during your writing. Writing paragraphs. What is paragraph? A long narrative work that is about some topic. जब आप किसी टॉपिक के बारे में आप कोई सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये एक सेंटेंस पर भी पैराग्राफ हो सकता है आपका। When you use sentences and join with each other, जब आप उनको जॉइन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर पैराग्राफ। और पैराग्राफ कुड बी वन सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का भी हो सकता है। लव इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ लव, दैट इज़ पैराग्राफ।
तो यहाँ क्या है, लव एंड ब्यूटी, ये टॉपिक है इसका। तो एक सेंटेंस का पैराग्राफ भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज़ पैराग्राफ? How is a paragraph prepared? First of all, you must know that when you write something, मैंने अभी आपको बताया कि राइटिंग में भी आपने क्या करना होता है। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट अ टॉपिक। तो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट सम पैराग्राफ यू मस्ट हैव अ टॉपिक। जब आप कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो यू मस्ट हैव अ टॉपिक, एंड देन यू मस्ट हैव योर मेन मैपिंग आइडियाज़। मीन आप उन चीज़ों के बारे में किस तरह लिखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट यू विल राइट अबाउट इंट्रोडक्शन, देन यू फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, और आप पैराग्राफ के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट बना लेते हैं। तो मैपिंग योर आइडिया दैट आर सपोर्टिंग इन योर राइटिंग, एंड लास्ट सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो आप ऐसे सेंटेंसेस पैराग्राफ में यूज़ करना जो आपके पैराग्राफ के टॉपिक को जस्टिफाई करते हों, एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, और लास्ट पे जब आप पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं तो यू यूज़ कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। इन दिस वे यू राइट योर पैराग्राफ। एग्जांपल्स ऑफ पैराग्राफ आर हेयर। माय होम टाउन इज़ फेमस फॉर सेवरल अमेजिंग नेचुरल फीचर्स। तो द टॉपिक इज़ माई होम टाउन। दिस इज थीसिस स्टेटमेंट। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। अब पता चल गया कि दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट द होम टाउन ऑफ अ राइटर। ये इस राइटर के होम टाउन के बारे में। दिस इज़ कॉल्ड, जिसमें आप पूरे के पूरे पैराग्राफ या ऐसे या उस लेटर या उस स्टोरी के बारे में आपको पता चल जाता है। दैट टेल्स अबाउट द होल थिंग अबाउट दैट वेरी टॉपिक, उसके बारे में बताती है। My hometown is famous for several amazing natural features. First, it is noted for the Veteran River. ये एक वेटरन रिवर के चीज़ साथ वाक़ है ये जो कस्बा है, विच इज़ अ वेरी वाइड एंड ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ही वसी और ख़ूबसूरत है। आल्सो ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन इज़ वेटन हिल। वो वहाँ पे एक वेटन हिल है, दूसरी एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ क्या है, वेटन हिल है जी। विच इज़ अनयूजली बिकॉज इट इज़ वेरी स्टीप। ये बड़ी ही गैर मामूली चीज़ है क्योंकि ये बड़ी स्टीप है। स्टीप मीन सीधी, स्टीप सीधी, बिल्कुल सीधी। द थर्ड अमेजिंग फीचर इज़ द बिग ओल्ड ट्री। और तीसरी जो इस टाउन की, मेरे टाउन की खूब ख़ास बात है वो उसका ओल्ड ट्री है, गोल्ड का। दिस ट्री स्टैंड 200 फीट टाल। ये दरख्त जो है वो 200 फीट लंबा है, एंड इज़ प्रॉबेबली अबाउट 600 ईयर्स ओल्ड। और बिलाशुबा ये 600 साल पुराना है। दीज 3 लैंडमार्क्स आर ट्रूली अमेजिंग एंड मेक माई होम टाउन अ फेमस प्लेस। तो दिस इज़ example of a paragraph. I hope you have understand the idea about your writing and how to write your paragraph.